हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आप लोग के बीच फिर से जैसे सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और पेपर 1 का 10 प्रैक्टिस सेट है। तो ये एक साथ चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम डेट अभी तक कब होगा एग्ज़ाम उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। मगर एग्ज़ाम जब भी होगा तो ये एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप 1 डे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। न ही इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स है ना इंटरव्यू है, सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपनी जो तैयारी है वो तैयारी अच्छे से कीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, जब भी एग्ज़ाम हो, वो अक्टूबर में हो या फिर नवंबर में, एग्ज़ाम होगा ही। बस आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो देखिए। प्रैक्टिस सेट 1 है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो झारखंड से ही है, 40 क्वेश्चन जो आता है। तो चलिए आप लोग के बीच शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसमें खूंट का अर्थ क्या होता है? परिवार होता है। खूंट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। और मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। तो 1 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 2, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो फनी मुकुट राय जो नागवंशी शासक के संस्थापक कहलाते हैं, इनको ही नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो 2 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। और राज्यपाल ये मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा ही राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो 3 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 4, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? ये जो मांझी शासन व्यवस्था है उसमें गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो लासिर टंगाई काम करता है। तो 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो ये सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता सलाह देता है। ये अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है वो प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 165 अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये जो खड़िया जनजाति है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। कौन कौन? तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ये तीनों खड़िया को याद रखिएगा। पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो 6 का जो आंसर होगा वो सी। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो किस जनजाति के शासन व्यवस्था में कहा जाता है? तो खोंड जनजाति के शासन व्यवस्था में। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो वो किस जनजाति का होता है? बथुड़ी जनजाति का। तो 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और ये जो बथुड़ी जनजाति है उसका जाति संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है। तो सदानों की जीविका का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? कृषि। तो 9 का जो आंसर होगा वो ए। नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है, तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? संथाल है। सबसे पहले आप जानिए कि झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सा है? संथाल। संथाल। और इसमें पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सा है? गोंड। तो 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा? ये जो रानी सर्वेश्वरी देवी है इनका जो संबंध है वो झारखंड के किस क्षेत्र से है? तो संथाल परगना से। और रानी सर्वेश्वरी किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो पहाड़िया आंदोलन में। कौन सा? पहाड़िया विद्रोह में रानी सर्वेश्वरी ने भाग लिए थे। तो 11 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा? तो ये जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है इनका संबंध संथाली भाषा से है और इनके द्वारा ही संथाली भाषा की जो लिपि है ओल चिकी इसके आविष्कारक हैं। ओल चिकी है इसके आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, तो झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जे बर्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। तो 13 का जो आंसर होगा वो बी। और ये जो जे बर्थोलमन थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो चाईबासा के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो 1973 ईस्वी में हुआ था। 4 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। तो ए का जो होगा वो ए। बीएस झारखंड विषयक समिति इसका गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ऑप्शन सी किसान सभा, तो किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1930 में हुआ था। ऑप्शन डी बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15, किस राष्ट्रीय नेता को ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो कौन से राष्ट्रीय नेता थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इनको ताना भगत आंदोलन के विचारकों पर ज्यादा प्रभाव था। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। तो 15 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन कौन सा मनाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? सोहराय। तो 16 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है, तो जनजाति समाज में जो टोटम होता है उसका अभिप्राय क्या है? तो जितने भी जनजाति हैं झारखंड में सब में कई गोत्रों में वो विभक्त है और प्रत्येक का जो गोत्र होता है उसका भी अपना गोत्र चिन्ह होता है। तो जो उसी को टोटम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोत्र चिन्ह को। तो 17 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड के कौन से जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो वो कौन सा है? गुमला और लोहरदगा। तो 18 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। तो रबी फसल के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है वो कौन सा है? चना है। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नंबर 20, निम्न धार्मिक समुदाय में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो किस धार्मिक समुदाय का है?
तो सीख का। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। और इसका साक्षरता दर कितना है सिख समुदाय का, तो 87.8%। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है, जेसी व्हिटली इसके लेखक हैं। ऑप्शन बी, मुंडारी ग्राम के लेखक के हैं, तो मुंडारी ग्राम के जो लेखक हैं वो ए नोट्रेड है। ऑप्शन सी, सोसा बोंगा के लेखक कौन है, जगदीश त्रिगुनियात है, ये सही है। ऑप्शन डी, आदिवासी शकम के लेखक कौन है, रामदयाल मुंडा, ये गलत है। आदिवासी शकम के जो है इसके लेखक हैं जयपाल सिंह। कौन है, जयपाल सिंह। तो 21 का जो आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, मलुटी को। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दुमका में स्थित है। यहाँ 108 मंदिर है। तो 22 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद है। तो झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद कौन सा है, तो वे मांदर है। तो 23 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा, कौन सा मंदिर है जो कौन सा है, तो माँ उग्रतारा मंदिर, जो कि एक प्रख्यात तंत्र पीठ है। तो 24 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 25, सिमगेड़ा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। ये जो राम रेखा मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो सिमगेड़ा जिला में। तो कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे लगता है। तो 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 26, नचनी क्या है, तो नचनी एक प्रकार का नृत्य है। तो 26 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इस पुस्तक को किसने लिखा, पी.के. मित्रा ने। तो 27 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, ईसाई मशीनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हॉपडोम रेया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है। तो ये किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है, तो रोमन लिपि में। तो 28 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 29, चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो योगेंद्र नाथ। तो 29 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 30, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। ये जो सेवा विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो संथाल में प्रचलित है, मुंडा में और बिरहोर में। तो 30 का जो आंसर है वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। 30 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है। तो झारखंड के किस शहर में, तो तिलैया में जो है सैनिक स्कूल स्थापित है। और ये तिलैया कहाँ पे है, तो कोडरमा में। और सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो 1963 ईस्वी में की गई थी। तो 31 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई। तो हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई, 1929 ईस्वी में। तो 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 33, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो तिलैया में सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना कब हुई है, तो 16 सितंबर 1963 ईस्वी में तिलैया में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है
वो नेत्रहाट में होती है। और ये नेत्रहाट कहाँ पे है? तो लातेहार जिले में है। तो 34 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 35, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? ये भी क्वेश्चन पिछले बार हो चुका है, आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं डिटेल में तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे। तो 35 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 36, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई? तो चंपारण आंदोलन का जो रूपरेखा था वो कहाँ, झारखंड के किस स्थान से तैयार की गई थी? तो वो रांची से तैयार की गई थी। तो 36 का जो आंसर होगा वो सी। और चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? 21 दिनों तक झारखंड में गांधी जी रहे थे। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो श्रीमती सरला देवी ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 37 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था। तो मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा था? सुधारवादी। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा। और आप लोग तो कोई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, मगर बिरसा मुंडा से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मुंडा विद्रोह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 38 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वो कौन था? संथाल परगना। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सिद्धू कानू। और संथाल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो 39 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो सिंहभूम में हुआ था। तो 40 का जो आंसर होगा वो ए। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कौन था? धाल विद्रोह। और धाल विद्रोह कब हुआ था? तो धाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 ईस्वी में हुआ था। और धाल विद्रोह को जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? जगन्नाथ धाल। तो 40 का जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन समान अध्ययन से। तो समान अध्ययन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो चारों ऑप्शन में कौन सा किला बंद है जो खाई से घिरा हुआ था? तो वो कौन होगा? इनाम गांव। तो 41 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये जो शब्द है श्रवण वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? तो श्रवण। तो 42 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 43, मध्यकालीन कृषि के सौंदर्य में जिन्स एक कामिल पद संबंधित है। तो जिन्स एक कामिल जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो नकदी फसल से। ये नकदी फसल से संबंधित है। और नकदी फसल में कौन कौन सा आता है? तो कपास आता है, गन्ना आता है, मसूर आता है, तिलहन जैसी इस जो फसलें हैं वो नकदी फसल में आता है। तो 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो कौन सा किसान संघर्ष था? तो वो
हावा 1861 जो था वो किसान संघर्ष था जिसमें ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो 44 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐतिहासिक घटना पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उस तरह आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन 2 नंबर में क्या है? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? ये मार्च 1942 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 हुआ था। उसके बाद लाल किला मुकदमा ये कब हुआ था? तो नवंबर 1945 में हुआ था। तो आपको इसी तरह कलाकुर के अनुसार सजाना है। तो सबसे आएगा क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन हुआ था वो मार्च 1942 में। तो पहले 2, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। फिर 2, 1, फिर क्या होगा? 3 नौसेना विद्रोह, फिर लाल किला मुकदमा। तो 45 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। एक पूछ ही लिया जाता है तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें जो संविधान की उद्देशिका में जो भी शब्द है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संविधान की उद्देशिका में जो सही क्रम में है तो वो सबसे पहले क्या है? प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक है, उसके बाद गणराज्य है। तो इसका जो आंसर होगा 46 का वो बी। पहले प्रभु संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। तो 46 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47, सांसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो वो कौन सा काल में? शून्य काल में। तो 47 का जो आंसर होगा वो बी होगा। शून्य काल में होता है कि शून्य काल में सदस्य जो होते हैं वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देगा ये कोई जरूरी नहीं है, और उत्तर देने के लिए इसमें बाध्य भी नहीं कर सकता। तो 47 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 48, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो शासन के कार्यकारी अंगों में कौन कौन शामिल है? तो प्रधानमंत्री शामिल है, मंत्री परिषद और फिर प्रशासनिक अधिकारी, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन जो 4 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये शामिल नहीं है। तो 48 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में ये जो भूमि है वो संघ सूची का विषय नहीं है। ये जो भूमि है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। तो 49 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद समाहित है? तो आप लोग इसको जानते होंगे, अनुच्छेद 368। तो 50 का जो आंसर होगा वो ए। और संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन संबंधी का प्रावधान है। और भाग पूछा जाए तो क्या बताइएगा? तो भाग 20 जो भाग है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 50 का आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो आपको बताना है कि कौन से राज्य की सीमा 2 देशों के साथ लगता है। तो सिक्किम का जो सीमा लगता है वो नेपाल के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है और भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल का जो लगता है वो नेपाल
भूटान और बांग्लादेश के साथ लगता है। मणिपुर का जो लगता है वो म्यांमार के साथ लगता है। जो है असम का भी बांग्लादेश और भूटान के साथ लगता है। नंबर 52, पार्थिव पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है पश्चिम में महाद्वीप श्रेणी वो नहीं होगा। पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ियां है। तो 52 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 53, अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। तो ये दोनों संगम के स्थान पे कौन सा स्थान अवस्थित है, तो देवप्रयाग। तो 53 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। तो इसमें कौन सा कोष्ण महासागरीय जलधारा है वो आपको बताना है। तो क्यूरिसिया जलधारा जो है वो कोष महासागरीय जलधारा है। कोष का मतलब होता है गर्म जलधारा, तो इसमें कौन सा गर्म जलधारा है, क्यूरिसिया जलधारा। तो 54 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 55, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरला दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है। ये जो प्राणी है दुर्लभ स्तनपायी वो भारत के किस नदी में पाई जाती है, तो व्यास नदी में पाई जाती है। तो 55 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 56, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो ये संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एंजल वर्ग के द्वारा वस्तु की मात्रा की मांग तथा उपभोक्ता की आय का जो संबंध है उसको दिखाता है। तो 56 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा है जिसको निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जो कपड़े हैं नंबर 1 वो निजी वस्तुएं हैं, कार निजी वस्तुएं हैं और खाद्य पदार्थ ये निजी वस्तुएं हैं। तो 57 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जीतेगा है। तो किस देश की राजधानी जीतेगा है वो आपको बताना है। तो ब्रुंडी की जो राजधानी है वो जीतेगा है। तो 58 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो 59 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए वो आपको बताना है। तो ये जो टेबल टेनिस है वो किस देश का खेल है, राष्ट्रीय खेल है। तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है, ये पाकिस्तान का है। फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है, तो ये फ्रांस का है। और आइस हॉकी ये कनाडा का है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 60 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो इसमें कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है वो आपको बताना है। तो अरुंधति राय, ये जो अरुंधति राय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो 61 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन स्रोत वादक है। तो स्रोत वादक कौन है वो आपको बताना है। तो मुकेश वर्मा है। तो 62 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 63 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था। तो भारत के किस राज्य में, तो केरल में। तो 64 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 65, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। ये किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। तो ये बिहार से संबंधित है। तो 65 का जो आंसर होगा
वो ए। और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय पत्ती को जीआई टैग मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण जोशी को। तो 66 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो किस देश को चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। तो 67 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो भारत को। तो 68 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसे के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो 69 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो किस वर्ष तक? तो वर्ष 2026 तक। क्वेश्चन था सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान से जो 20 प्रश्न आता है उसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। तो यूनिट की इकाई क्या है? ये जो विद्युत को यूनिट में मापा जाता है तो यूनिट वो क्या है? तो ऊर्जा। ये जो यूनिट है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? तो वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और इसे फिर किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत यूनिट को किलोवाट आवर के नाम से जाना जाता है। तो 71 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो किसका होता है? तो रिंग का, जिसको वलय के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र वलय से बाहर होता है। तो 72 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 73, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? कोई दो द्रव है वो समांगी मिश्रण है, उसको कैसे अलग किया जा सकता है? तो कैसे अलग किया जा सकता है? आसवन द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। ये जो आसवन विधि होता है तो उसमें दो से अधिक द्रवों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको अलग किया जा सकता है। तो 73 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ध्वनि तरंग। ये जो ध्वनि तरंग है वो कैसी है? तो ये आंतरिक तरंगे हैं। कैसी? ध्वनि जो तरंग है वो आंतरिक तरंग है। तो 74 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 75, किसी तेल सतह पर प्रेक्षित प्रकाश तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो प्रकाश तरंगें जो 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? व्यक्तीकरण के कारण दर्शाती है। तो 75 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 76, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमांगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? कोई भी जल हो उसको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमांगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह एक ऑक्सीकारक है आता है। तो ये जो पोटेशियम परमांगनेट है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिसकी वजह से पेयजल को शुद्ध करता है। और पेयजल में बहुत तरह की अशुद्धियां पाई जाती जैसे लोहा, मैंगनीज, ये सब को ऑक्सीकृत करके उन्हें दूर कर देता है। तो 76 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो ऑप्शन के अनुसार किसका गलनांक सबसे कम है? सीजियम। तो 77 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर
8। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो कौन सा तत्व है जिसमें सभी अम्लों का निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो वह हाइड्रोजन। तो 78 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो ये जो रेशम है वो प्रोटीन होगा, टेरिलोन ये पॉलिस्टर होगा, नायलॉन ये क्या होगा, पॉलीसमाइड होगा, और सूती जो है वो क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो 79 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 80। डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो डीएनए की जो उप इकाइयां हैं उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो 80 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य कला में कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो 81 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो मूत्र मार्ग जो है वो स्त्री जनन का तंत्र का भाग नहीं है। तो 82 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो वो कौन सा है? विटामिन डी। तो 83 का जो आंसर होगा वो डी। और जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन डी का स्रोत है। तो 83 का जो आंसर होगा वो डी। नंबर 84। तृतीयक प्रतिजन डीटीपी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। तो किस बचाव के लिए दिया जाता है? तो रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए डीटीपी का दिया जाता है। तो 84 का जो आंसर होगा वो डी। को नंबर 85। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? तो इसमें जितनी भी बीमारी का नाम है उसमें वेक्टर जनित बीमारियां कौन कौन सी है? तो निद्रा रोग है, मलेरिया है, लसिका फाइलेरिया है, रिफ्ट वैली ज्वर है, पीत ज्वर है और जीका। तो 85 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। तो जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो 86 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और ये जो वाष्पोत्सर्जन है वो पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन है। क्या है? पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन है। तो 86 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 87। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण होता है। तो 87 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 88। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा से ट्रैक किया जा सकता है। तो 88 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 89। नेवल आवर स्टेशन ग्रुड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो कोचीन में ये स्थित है। तो 89 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 19। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन। तो 90 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन कंप्यूटर से जो
क्वेश्चन नंबर 131, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें कौन सा नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है? तो देखा जाए कर्मचारी का पता, ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है। परीक्षा के अंक, ये भी है। बैंक शेष, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें नहीं है। तो 131 का जो आंसर होगा वो डी होगा। पहले आप समझिए कि नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसमें 0 से 9 अंकों का प्रयोग नहीं होता है। 0 से जो 9 तक संख्या होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, ये न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग होता है। तो 131 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना इसमें कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो ये जो जावा है वो हार्डवेयर नहीं है। ये जो जावा है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। तो 132 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 133, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है? तो सीपीयू के द्वारा होता है। तो 133 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 134, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी आवृत्ति है उसको किसमें मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो 134 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो क्या है? माइक्रो चिप। तो 135 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 136, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? एलन एम ट्यूरिंग ने। तो 136 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 137, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो किस पीढ़ी में हुआ था? तो ये दूसरी पीढ़ी में हुआ था। तो 137 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा एक कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। तो 131 का जो आंसर होगा ए। 139, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कुंजियां कहते हैं। तो 139 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आजकल सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग होता है? तो माउस। तो 140 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तो उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो उसको कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। तो 141 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो इसमें कौन सा द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो रैम है वो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, बल्कि जो रैम है वो प्राथमिक मेमोरी का भाग है। तो 142 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 143, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस। तो 143 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 144, एमएस पेंट में मेन्यू में टेक्सटल टूल विकल्प को उस अक्षर डैश पर मिला है। तो कहाँ मिला है?
तो वो ए। तो 144 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 145, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो 145 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 146, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कौन सी भाषा होती है? लोगो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो 146 का जो आंसर होगा वो बी। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को कब विकसित की गई थी? तो 1967 ईस्वी में इस भाषा को विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो ईमेल संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? तो देखा जाए FTP। तो देखा जाए तो FTP जो है वो ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये जो FTP है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो नेटवर्क से संबंधित है। तो 147 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 148, साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वो क्या होगा? तो देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार हैकिंग होगा, स्टॉकिंग होगा और सर्विस आघात की मनाही, ये तीनों होगा। तो इसका जो आंसर होगा 148 का वो डी। क्वेश्चन नंबर 149, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल है। तो कौन सा टैब शामिल है? तो 2 शामिल है, 4 शामिल है, 3 शामिल है या 1? तो विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल होता है। तो 149 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 115, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो वो किस बटन पे होता है? स्टार्ट बटन पे हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। तो 150 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ये ये जो बुक, ये जो शिवांगन पब्लिकेशन का ये बुक है उसका प्रैक्टिस सेट फिर से चला रहे हैं, क्योंकि जैसे CGL का एग्ज़ाम अभी तो फिलहाल आयोग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। मगर आप लोग अगर इसकी तैयारी में अच्छे से लगिएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आप लोग को भी पता होगा कि ये एग्ज़ाम 1 डे एग्ज़ाम हो गया ना। तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ना तो इंटरव्यू होगा। सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हैं। तो आप लोग इतना मेहनत कीजिए, इतना तैयारी अच्छे से कीजिए कि आप 1 डे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। इसका प्रैक्टिस सेट अब पर डे आएगा 20 है, फिर पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आजकल आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, तो ये मेरे अंदर डीमोटिवेटेड होता है कि हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तैयार करते हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमको 1 से 1.5 घंटा लगता है, एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में देखा जाए तो 2 घंटा 2.5 घंटा हमको लगता है। हम इस उम्मीद से करते हैं ताकि आप लोग के बीच अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं, मगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो शायद ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।